सवेरे का वक्त था। लाल किला अभी अभी नींद से जागा था। फव्वारों की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थीं और गुलाबों की खुशबू पूरे बाग में फैल रही थी। बादशाह अकबर अपने रोजाना के सैर पर निकले। उनके पीछे दो खास नौकर पंखा झलते हुए चल रहे थे। अकबर का मिजाज आज कुछ हल्का फुल्का था। चलते चलते उन्होंने देखा कि बगीचे में मोर नाच रहे हैं। उन्होंने हाथ फैलाकर सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस किया, मगर तभी अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़ी और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके पैरों के नीचे उनकी छाया गायब थी। अकबर ठिठक गए। पहले तो उन्होंने सोचा शायद नजर का धोखा है। वह इधर उधर घूमे, सूरज की ओर देखा, लेकिन हर दिशा में साफ था, उनके शरीर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अल्लाह, ये क्या मुसीबत है? अकबर बुदबुदाए। नौकरों ने घबराकर पूछा, हुजूर, सब खैरियत तो है? अकबर गरजे, अंधे हो क्या? मेरी छाया कहाँ है? देखो जरा, छाया कहाँ है? नौकर सहम गए। दोनों जमीन पर झुक झुक कर देखने लगे। सचमुच, जहां अकबर खड़े थे वहां कोई परछाई नहीं थी। जहां पनाह, एक नौकर हकलाया, ये तो बुरा शगुन लगता है। अकबर का चेहरा तमतमा उठा। बुरा शगुन? बदतमीज, ये शगुन वगुन नहीं, कोई बहुत बड़ी साजिश है। फौरन दरबार सजाया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी छाया कहाँ गई। थोड़ी देर में दरबार सज गया। अमीर उमरा, मंत्री, वैद्य, ज्योतिषी सब बुलाए गए। अकबर गुस्से से लाल हो रहे थे। मेरी छाया गायब है। अब बताओ ये किसकी करतूत है? एक ज्योतिषी बोला, जहां पनाह, सितारे कहते हैं कि आप पर कोई ग्रहण लगा है। आपकी छाया इसीलिए गायब हुई है। वैद्य बोला, हुजूर, ये शरीर की गर्मी बढ़ने की वजह से है। अगर आप काढ़ा पी लें तो छाया लौट आएगी। एक बूढ़ा दरबारी बोला, नहीं नहीं, ये तो जिन्नात का काम है। वो आपकी छाया खा गए। अकबर दहाड़े, बस चुप रहो सब। मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे सच चाहिए, उपाय चाहिए। दरबार सन्नाटे में डूब गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी राय है कि ये न तो सितारों का खेल है, न बीमारी और न ही जिन्न का। ये किसी चालाक इंसान की करतूत है। अकबर ने आंखें तरेरी। मतलब? बीरबल बोला, किसी ने आपकी छाया चुरा ली है। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छाया चोर कहा जाता है। वे काले जादू से परछाई कैद कर लेते हैं। आपकी छाया उनकी कैद में है। दरबार में सनसनी मच गई। अकबर गरजे, अगर ऐसा है तो बीरबल, तुम्हें 3 दिन का वक्त है। मेरी छाया ढूंढ कर लाओ, वरना। बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, छाया आपकी है, जिम्मेदारी मेरी। मैं उसे वापस लाऊंगा। अकबर ने ऐलान करवाया, जो मेरी छाया वापस लाएगा उसे सोने से तोल दिया जाएगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस यही चर्चा थी। बादशाह की छाया गायब हो गई। लोगों में खौफ भी था और मजाक भी। कोई कहता, अब बादशाह दिन में भी अंधेरे में रहेंगे। तो कोई कहता, उनकी छाया तो भाग गई, अब शायद रियासत भी भाग जाए। अगले दिन दरबार में दर्जनों तांत्रिक, साधु और ओझा धमके। पहला तांत्रिक बोला, जहां पनाह, आपकी छाया समुद्र की तलहटी में कैद है।
अगर आप मुझे 100 मोती दें तो मैं उसे वापस लाऊंगा। दूसरा बोला, हुजूर, आपकी छाया हिमालय की गुफाओं में छुपी है, वहां मैं ही जा सकता हूं। मुझे बस 1000 अशर्फिया चाहिए। तीसरा बोला, आपकी छाया तो मेरे पास ही है, लेकिन उसे लौटाने के लिए मुझे पहले आपका सोने का मुकुट चाहिए। अकबर तमतमा उठे, धोखेबाज, तुम सब मेरी मजबूरी का मजाक बना रहे हो। बीरबल ने अकबर को इशारा किया, जहां पनाह, इन्हें परखने की इजाजत दीजिए। फिर बीरबल ने सब तांत्रिकों के सामने एक मोमबत्ती जलाई और कहा, अगर तुम सच में छाया लौटा सकते हो तो पहले इस मोमबत्ती की छाया गायब करके दिखाओ। सभी एक एक करके मंत्र पढ़ने लगे, राख उड़ाने लगे, अजीब हरकतें करने लगे, लेकिन कोई भी मोमबत्ती की छाया मिटा न सका। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा हुजूर, ये सब ठग हैं। अकबर ने पहरेदारों को हुक्म दिया, इन्हें शहर से बाहर निकाल दो। दरबार खाली ही होने वाला था कि तभी एक बूढ़ा फकीर आया। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और आंखें गहरी। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, आपकी छाया का रहस्य मैं जानता हूं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो कहाँ है मेरी छाया? फकीर ने धीरे धीरे कहा, उसे काला मटका नाम का तांत्रिक चुरा ले गया है। वो शहर के बाहर पुराने खंडहर में रहता है। हर अमावस को वहां अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल की आंखों में चमक थी। जहां पनाह, बीरबल बोला, ये सुराग सच भी हो सकता है। इजाजत दीजिए, मैं आज रात वहीं जाऊंगा। अकबर ने हामी भर दी। रात घिर आई। बीरबल कुछ सिपाहियों को साथ लेकर उस पुराने खंडहर की ओर चला। रास्ते में उन्हें घना जंगल पार करना पड़ा। जंगल इतना सन्नाटे से भरा था कि सिपाहियों के कदमों की आहट भी डरावनी लग रही थी। अचानक झाड़ियों से लोमड़ियों की आंखें चमकी। कहीं से उल्लू की आवाज आई। सिपाही सिहर उठे। एक बोला, महाराज, ये तो भूतों का जंगल लगता है। दूसरा बोला, देखो, वहां पेड़ से उल्टी लटकी औरत है। बीरबल मुस्कुराया, डरो मत, वो औरत नहीं, बस चमगादड़ है। भूत प्रेत हमें डराने आएंगे, लेकिन असली दुश्मन इंसान है। जंगल पार करते हुए अचानक आसमान से नीली रोशनियां टिमटिमाने लगी। सिपाही डरकर पीछे हटे। महाराज, ये तो जिन्न हैं। बीरबल ने ध्यान से देखा। नहीं, ये तो कांच के छोटे छोटे दिए हैं जिन्हें डालियों पर टांग दिया गया है। ये सब चाल है ताकि हम डरकर लौट जाएं। सिपाही बीरबल की समझदारी देखकर हैरान रह गए। आखिरकार वे खंडहर तक पहुंचे। खंडहर के बीच में टूटी फूटी हवेली थी। उसकी दीवारों से बेलें लिपटी थीं और खिड़कियों से लाल लाल रोशनियां झलक रही थीं। अंदर से अजीब मंत्रोच्चारण की आवाजें आ रही थीं। कभी डमरू बजता, कभी कोई हड्डियों जैसी खड़खड़ाहट सुनाई देती। सिपाही कांपने लगे। महाराज, ये जगह तो वाकई डरावनी है। बीरबल ने तलवार संभाली और बोला, डरो मत, यहीं छिपा है हमारी छाया का रहस्य। वो धीरे धीरे हवेली के भीतर कदम बढ़ाने लगे। दरबार में छाया के रहस्य पर चर्चा जारी थी। सबके मन में सवाल था, अगर बादशाह सलामत की परछाई सचमुच गायब हो गई है तो इसका अर्थ क्या है? बीरबल के चेहरे पर वही जाना पहचाना आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर से वह भी समझ रहा था कि मामला साधारण नहीं है। उस रात अकबर नींद में बेचैन रहे।
जैसे ही आंखें मूंदी, उन्हें लगा कि अंधकार की दीवारों के बीच वे अकेले खड़े हैं। अचानक सामने एक छाया प्रकट हुई, काली, धुंधली, मगर उसकी शक्ल हूबहू अकबर जैसी थी। छाया बोली, जहांपनाह, मैं आप ही हूं, मगर आपसे जुदा हो चुकी हूं। जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा, आपका राजसिंहासन सुरक्षित नहीं रहेगा। अकबर ने हाथ बढ़ाकर छाया को पकड़ना चाहा, पर वह धुएं की तरह विलीन हो गई। नींद खुली तो पसीने से तरबतर थे। सुबह दरबार में खबर पहुंची, महल के कैदखाने से एक कैदी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है। न कोई दरवाजा टूटा, न ताले में छेड़छाड़। बस रात में पहरेदारों ने देखा कि एक परछाई दरवाजे से होकर बाहर चली गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या ये उसी छाया का काम है जो मेरे पीछे पड़ी है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। जहांपनाह, छाया का खेल केवल नजर का धोखा नहीं हो सकता। लगता है कोई ऐसा राज है जो महल की दीवारों में ही छिपा है। बीरबल ने जांच शुरू की। वह उन गलियारों में पहुंचा जहां अकबर की छाया सबसे पहले गायब हुई थी। दीवारों पर टंगे पुराने दर्पणों को गौर से देखने लगा। एक दर्पण के सामने खड़ा हुआ तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा तो दिख रहा है, पर उसकी छाया का अक्स गायब है। यही है गुत्थी की जड़, बीरबल ने बुदबुदाया। लेकिन तभी दर्पण में उसका चेहरा मुस्कुराया, जबकि वह मुस्कुराया ही नहीं था। चौंक कर पीछे हटा। दर्पण हिलने लगा, जैसे उसकी सतह कोई झील हो। रात के सन्नाटे में बीरबल उसी जगह छिप गया। मध्यरात्रि होते ही दीवार के पास से एक नकाबपोश शख्स निकला। उसके पीछे मानो एक काली छाया चल रही थी। बीरबल ने तलवार खींची और कहा, रुक जाओ। तुम कौन हो? नकाबपोश पलटा। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह बोला, मैं वो हूं जिसकी तलाश तुम्हें है। छाया का मालिक। पर याद रखना, जो छाया पर काबू पा लेता है, वही दुनिया पर राज करता है। यह कहकर वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगले दिन बीरबल ने महल की लाइब्रेरी में प्राचीन ग्रंथों की खोज की। उसे एक फारसी किताब मिली, साया विद्या। उसमें लिखा था, जो इंसान के साये को अपने वश में कर ले, वो उसके भाग्य, उसकी ताकत और यहाँ तक कि उसकी उम्र पर भी हक जता सकता है। बीरबल ने सोचा, तो क्या किसी ने बादशाह की छाया को चुराकर उनकी ताकत कमजोर करने की साजिश रची है? इधर पूरे महल में अफवाह फैल चुकी थी कि बादशाह अकबर की आत्मा महल छोड़ चुकी है। कुछ दरबारी धीरे धीरे फुसफुसाने लगे कि ताज की गद्दी अब कमजोर हो रही है। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अगर तुमने ये राज जल्द नहीं खोला तो मेरी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। बीरबल झुका और बोला, जहांपनाह, धैर्य रखिए। छाया चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह की किरण उसे मिटा ही देती है। 3 दिन बाद खबर आई, वही गायब कैदी अचानक शहर के बाहरी हिस्से में मिला। लेकिन उसकी हालत बदहवास थी। वह बार बार एक ही बात दोहराता, मैंने बादशाह की छाया देखी, उसने मुझे आजाद किया। बीरबल ने कैदी से पूछा, वो छाया कैसी थी? कैदी कांपते हुए बोला, वो हूबहू बादशाह जैसी थी, मगर उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। बीरबल को समझ आ गया कि यह किसी इंसानी चाल का ही हिस्सा है, कोई ऐसा जादूगर या विद्वान जो छाया विद्या का इस्तेमाल कर रहा है। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके दुश्मन अब तलवार से नहीं, बल्कि आपकी परछाई से लड़ रहे हैं। मुझे उन्हें उन्हीं के खेल में हराने की इजाजत दीजिए। अकबर ने हामी भर दी।
रात में बीरबल ने वही दर्पण निकालकर बीच दरबार में रखवाया। सभी दरबारी, पहरेदार और अकबर खुद मौजूद थे। बीरबल ने आदेश दिया, दीपक बुझा दो। पूरा दरबार अंधकार में डूब गया। अचानक दर्पण चमक उठा। उसमें अकबर की छाया दिखाई दी, लेकिन वह अकबर के पास नहीं, बल्कि दर्पण के भीतर कैद थी। और फिर वही नकाबपोश आवाज गूंजी, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, बीरबल। दरबार की आंखों के सामने अकबर की छाया दर्पण में कैद थी। सब दरबारी कांप उठे। किसी ने धीरे से कहा, ये तो अशुभ संकेत है। अगर बादशाह की परछाई ही कैद हो जाए तो सल्तनत का क्या होगा? अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बीरबल, ये कैसी चाल है? क्या तुम मुझे साबित करना चाहते हो कि मैं कमजोर हूं? बीरबल शांति से बोला, जहां पनाह, ये धोखा मैंने नहीं दिखाया। ये आपके दुश्मनों की चाल है। ये दर्पण महल में अचानक नहीं आया। कोई है जिसने इसे यहां रखा है और आपकी छाया पर कब्जा किया है। बीरबल ने दरबार के रक्षकों को आदेश दिया कि महल के हर कोने, तहखाने और मीनार की तलाशी ली जाए। 2 दिन की खोजबीन के बाद उन्हें महल के सबसे पुराने हिस्से में एक गुप्त कक्ष मिला। उस कमरे की दीवारों पर अजीब नक्शे बने थे, मानो किसी ने काली विद्या से जुड़े चित्र बनाए हों। बीच में एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। जब खोला गया तो उसमें से कई छोटे छोटे दर्पण और काले धागे निकले। बीरबल ने कहा, ये सब साधारण चीजें नहीं। इनसे किसी ने छाया को बांधने की विद्या रची है। उसी कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा एक संदेश भी मिला, छाया के बिना राजा केवल नाम का राजा होता है। असली ताज उसी का है जो छाया का मालिक हो। ये पढ़ते ही दरबारी हक्के बक्के रह गए। अकबर ने गुस्से से मुट्ठी बांध ली। ये किसी गद्दार का काम है। मेरे ही दरबार में कोई है जो मुझे गद्दी से उतारना चाहता है। कुछ ही दिनों बाद अकबर के शयन कक्ष में एक जहरीला सांप पाया गया। शुक्र है कि पहरेदारों ने उसे मार गिराया। बीरबल ने सांप की जांच करवाई तो पता चला कि ये साधारण जहर वाला सांप नहीं था, बल्कि इसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी। वही चमक जो अकबर के सपनों में दिखने वाली छाया की आंखों में थी। तो ये दुश्मन सिर्फ छाया तक सीमित नहीं है। ये हमारे महल में हर जगह जाल फैला चुका है। बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उधर कुछ दरबारी इस अफवाह को फैलाने लगे कि बीरबल ही असली गद्दार है। सोचो तो सही, एक दरबारी ने फुसफुसाकर कहा, बीरबल ही तो कहानियां बनाता है। वही कहता है कि छाया गायब है, वही जांच कर रहा है। शायद वही इस सब के पीछे है। धीरे धीरे यह बात अकबर के कानों तक पहुंची। राजा का विश्वास डगमगाने लगा। एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे 3 दिनों में सबूत लाकर दो कि ये साजिश तुम्हारी नहीं है, वरना। बीरबल झुक गया और बोला, जहां पनाह, 3 दिन क्या, 3 रातें भी आपकी हैं। मैं सच को सामने लाकर रहूंगा। तीसरी रात बीरबल उसी दर्पण वाले कक्ष में छिपकर बैठा। आधी रात को वही नकाबपोश शख्स प्रकट हुआ। उसने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि बहुत मशहूर है, मगर इस बार तुम हार जाओगे, क्योंकि मैं सिर्फ छाया का मालिक नहीं, बल्कि तुम्हारे बादशाह के भाग्य का भी मालिक बन चुका हूं। बीरबल ने तलवार तान दी। नाम बताओ, कौन हो तुम? नकाबपोश ने जवाब दिया, मैं हूं साया विद्या का वारिस। तुम्हारे बादशाह के दादा ने कभी मेरे पूर्वज को धोखा दिया था। आज उसी का बदला लेने आया हूं।
ये कहकर उसने हाथ उठाया और अचानक बीरबल की अपनी छाया भी दीवार से अलग होकर हवा में तैरने लगी। बीरबल ने देखा कि उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो रही है। उसने तुरंत दिमाग लगाया। उसे याद आया कि किताब में लिखा था, छाया को बचाने का एक ही उपाय है, उसे असली रोशनी में खड़ा करो। वह तुरंत मशाल की ओर भागा और उसे ऊंचा उठा लिया। जैसे ही तेज रोशनी फैली, उसकी छाया वापस जमीन पर लौट आई। नकाबपोश गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें रोशनी ने बचा लिया, बीरबल। मगर तुम्हारे बादशाह की छाया तो हमेशा के लिए मेरी है। इतना कहकर वह फिर से धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगले दिन अकबर के शरीर पर अजीब असर दिखने लगे। वह अचानक थकान से चूर हो जाते, चलते चलते रुक जाते और उनकी आंखें लाल हो उठतीं। वैद्यराज ने जांच की, मगर कोई बीमारी समझ नहीं आई। तब बीरबल ने सबके सामने कहा, जहां पनाह, ये बीमारी नहीं, ये छाया का असर है। जब तक आपकी छाया उस नकाबपोश से आजाद नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य और आपकी गद्दी दोनों पर खतरा बना रहेगा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इंतजार किस बात का है, बीरबल? उस दुष्ट को पकड़ो। बीरबल ने योजना बनाई। उसने कहा, जहां पनाह, हमें नकली दरबार सजाना होगा। उस दर्पण को बीच में रखकर हम दुश्मन को बाहर निकालेंगे। जब वह सामने आएगा, तभी उसकी सच्चाई सबके सामने खुलेगी। अकबर ने हामी भरी। पूरा दरबार तैयार हुआ, लेकिन इस बार सब कुछ नकली था। दीवारों के पीछे सिपाही छिपे थे, छत से रस्सियां लटकाई गई थीं। अब बस इंतजार था उस छाया जादूगर का। बीरबल ने दरबार को एकदम असली जैसा सजवाया। दीवारों पर झूमर जल रहे थे, सोने चांदी के पर्दे लटक रहे थे और बीच में वही रहस्यमयी दर्पण रखा था। अकबर ने शाही वस्त्र पहनकर गद्दी संभाली। मगर असलियत ये थी कि गद्दी पर बैठा अकबर असली नहीं, बल्कि एक सिपाही था जो अकबर का वेश धरे था। असल अकबर पीछे के कमरे में छिपकर सब देख रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, जब तक असली दुश्मन सामने न आए, हमें खेल को जारी रखना होगा। रात गहराती गई। दरबार में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ मशालों की लौ डोल रही थी। अचानक दर्पण की सतह हिलने लगी, जैसे उसमें किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। सब दरबारी कांप उठे। और फिर दर्पण से एक काली परछाई निकलकर जमीन पर उतरी। वह धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी। नकाबपोश सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज दरबार में गूंज उठी, सलाम बादशाह अकबर। मगर अब तुम बादशाह नहीं रहे। तुम्हारी छाया मेरी है और जल्द ही तुम्हारा ताज भी। गद्दी पर बैठे नकली अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, तू कौन है जो इतनी बड़ी बातें करता है? नकाबपोश हंसा, मैं हूं शहजादा नफीस, उस खानदान का वारिस जिसे तुम्हारे दादा ने गद्दी से बेदखल किया था। आज मैं तुम्हारी छाया लेकर वो हक वापस लूंगा। बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, तो ये बदला है। तुम्हारे पूर्वज से अकबर के दादा ने कुछ छीना था और तुम आज उसकी कीमत अकबर से वसूल करना चाहते हो। नफीस ने सिर हिलाया। हाँ बीरबल, मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। अब मैं उनकी इज्जत तुम्हारे बादशाह की परछाई बांधकर वापस लूंगा। इतना कहकर नफीस ने हाथ उठाया। दर्पण चमक उठा और उसमें असली अकबर की छवि नजर आने लगी, मगर कैदी की तरह। असल अकबर ने पीछे के कमरे से यह देखा और गुस्से में गरजे, बीरबल, अब और बर्दाश्त नहीं। इस दुष्ट को पकड़ो। संकेत मिलते ही दीवारों के पीछे छिपे सिपाही बाहर कूद पड़े।
उन्होंने नफीस को घेर लिया, मगर नफीस ने जमीन पर छाया फैला दी। अचानक हर सिपाही की अपनी परछाई उनसे अलग होकर उनका दुश्मन बन गई। अब दरबार में अफरातफरी मच गई। सिपाही अपनी ही छाया से लड़ रहे थे। बीरबल ने देखा कि सिपाहियों की तलवारें उनकी छायाओं को छू भी नहीं पा रहीं। उल्टा छायाएं सिपाहियों को घायल कर रही थीं। नफीस ठहाका मारकर बोला, अब समझे बीरबल, इंसान की असली ताकत उसका साया है। जब वही दुश्मन बन जाए तो कोई उसे हरा नहीं सकता। बीरबल ने तुरंत मशाल उठाई और ऊंचाई पर रख दी। जैसे ही तेज रोशनी फैली, छायाएं छोटी होने लगीं और सिपाही बच निकले। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, सुन लो सब, छाया को हराने का एक ही उपाय है, रोशनी बढ़ाओ। सारे झूमर और मशालें जला दी गईं। कमरे में उजाला भर गया। छायाएं सिमटकर गायब हो गईं। नफीस गुस्से से कांप उठा। बीरबल, तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया। मगर याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे बादशाह की छाया मैं पहले ही अपने पास कैद कर चुका हूं। रोशनी उसे नहीं छुड़ा सकती। इतना कहकर उसने दर्पण पर हाथ रखा और वह अचानक काले धुएं में बदल गया। नफीस उसी धुएं में गायब हो गया। सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। अकबर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। बीरबल, अब साफ हो गया है कि हमारा दुश्मन कौन है। मगर जब तक मेरी छाया उसके कब्जे में है, मैं अधूरा हूं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह उसका खेल छाया से है। मगर मैं वचन देता हूं, अगली बार उसका खेल उसके ही विरुद्ध इस्तेमाल होगा। हम उसकी छाया से ही उसे हराएंगे। अकबर ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे भरोसा है। तैयार हो जाओ। असली युद्ध अब शुरू होगा। रात का दूसरा पहर था। महल के काले ब्लैक बादल धीरे धीरे धरती पर उतर रहे थे। हवा में ठंडक तो थी, पर दिलों में गर्म धड़कनें थीं, क्योंकि अब सबको मालूम था कि उनका सामना केवल किसी तांत्रिक से नहीं, बल्कि एक नई किस्म के दुश्मन से है, जिसने छाया को हथियार बना लिया है। अकबर अपने कक्ष से निकलकर बीरबल के पास पहुंचे। दीवारों पर लगे दीपक हल्की सी रोशनी दे रहे थे, पर असल उजाला बीरबल की आंखों में था, उस चतुर दिमाग का जगमगाहट जो हर बार संकट को बदल देता रहा था। बीरबल, अकबर ने धीमे पर ठोस स्वर में कहा, तुमने वादा किया है। अब बताओ हम क्या करेंगे? सीधे हमला कर दें या कोई चतुराई? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, सीधे हमला से नुकसान ज्यादा होगा। हमारे पास दो समस्याएं हैं। एक तो नफीस की छाया आपके शरीर में नहीं, वह दर्पण के अंदर कैद है। दूसरी, उसने हमारे सिपाहियों के साये को हथियार बना लिया। हमें सोच समझकर चलना होगा। अकबर ने पूछा, तो योजना क्या है? बीरबल मुस्कराया, योजना 3 चरणों में होगी। पहले, हमें छाया विज्ञान के उन सिद्धांतों की गहरी समझ चाहिए, दर्पण, धागे और काले मटके। दूसरे, हमें नफीस को अपनी चाल में फंसाना होगा, ऐसा जाल कि उसकी ही छाया उसे घेर ले। तीसरा, हमें जनता के दिलों को बहलाने के लिए एक बड़ा तमाशा दिखाना होगा, ताकि नफीस की सच्ची चाल बाहर आ जाए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है। पर ये सब कैसे? बीरबल बोला, हमारे पास 2 हथियार होंगे, शातिर दिमाग और सच्ची रोशनी। और साथ में हमें कुछ अनोखे साथी चाहिए। नए साथी, एक जासूस, एक गायिका और एक बूढ़ा कारीगर। अगले दिन बीरबल ने 3 लोगों को दरबार में बुलाया। पहला एक गुमनाम जासूस था, गांवों में घूमकर खबरें जुटाने वाला एक चालाक व्यक्ति, जिसका नाम था रफीक। उसकी आंखें हल्की सी सुनहरी थीं और वह चुपचाप भीड़ में भी सब सुन लेता था।
दूसरा था गुलजार, एक मशहूर लोक गायिका। उसकी आवाज में वह गहराई थी कि लोग उसे सुनकर अपने दुख भूल जाते। बीरबल ने सोच लिया था कि गुलजार की कव्वाली और गीत नफीस को बाहर निकालने में मदद करेंगे, क्योंकि नफीस चांदनी और रात के गीत सुनकर अपनी सच्ची पहचान छुपाता था। तीसरे के रूप में आया एक बूढ़ा कारीगर हसन। उसने पुराने दर्पण और शीशे की मरम्मत की कला में महारत हासिल की थी। बीरबल जानता था कि हसन की सूझबूझ से वे दर्पण के चक्कर में कुछ नया जाल रच पाएंगे। बीरबल ने उन्हें साधारण अलमारी के कमरे में बुलाया और योजना बताई। हम एक नकली दर्पण बनाएंगे, लेकिन यह दर्पण ऐसा होगा कि जब नफीस उसे छुएगा तो उसकी खुद की छाया उससे अलग होकर कैद हो जाए और हम उसे उसी जाल में पकड़ लेंगे। रफीक ने चुपचाप सिर हिलाया। मैं गांवों में ताशदार के खेल जैसा कुछ करूंगा, अफवाहें फैलाऊंगा कि महल में एक और बड़ा तांत्रिक आया है जो शहर की रूहें खींच रहा है। वह बाहर आएगा, छिपकर देखने आएगा, और जब मौका सही होगा मैं उसे दिखा दूंगा। गुलजार ने कहा, मैं एक गाना गाऊंगी, ऐसा गीत जो उसकी पुरानी पीड़ा को जगाए। जब भावनाएं उखड़ेंगी तो वह त्रुटि करेगा। हसन ने ठहाका मारकर कहा, और मैं दर्पण बनाऊंगा, ऐसा शीशा जिसमें धागों का जाल पहले से बुना होगा। बीरबल ने आंखों में चमक लिए, ठीक है, आज रात से हम काम शुरू करेंगे। पर याद रखना, एक छोटी गलती हमारे लिए महंगी पड़ सकती है। हर रात खामोश कमरे में हसन ने आने जाने वाले शीशों का जांच और सिलाई शुरू कर दी। उसने काले रेशे और सोने सी पतली तारों को दर्पण के पीछे छिपाकर बांधा। वह दर्पण जैसा दिखता था, पर असल में उसकी सतह में सूक्ष्म सी जालियां बुनी गई थीं, वैसी जालियां जो छाया को पकड़ने पर उसे लौटने पर मजबूर कर देंगी। बीच में रफीक ने स्थानीय मंदिरों, बाजारों और काफिलों में अफवाहें भिजवाईं। अकबर की छाया महल से निकलकर लोगों की किस्मतें बदल रही है। एक परछाई देख ली है तो अब आदमी अजीब तरह बदल जाता है। गुलजार ने एक चांदनी रात गीत लिखा। उसमें शहजादे की पुरानी यादें, बेबसी और बदले की तड़प थी। बीरबल चाहता था कि वही गीत नफीस की पुरानी यादें जगा दे, ताकि वह दबाव में आकर गलती कर जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, यह झूठ की तरह दिखता है। क्या जनता का विश्वास खोना नहीं है जोखिम? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, कभी कभी सच्चाई पकड़ने के लिए झूठी परतें जरूरी होती हैं। जब दिखावा और सच्चाई का संगम हो, तब असली खेल उभर आता है। योजना में पहला रोड़ा आया जब रातों रात कुछ अजनबी कागज महल के मुख्य द्वार पर रख दिए गए। उन पर लिखा था कि बीरबल और कुछ सिपाही रहस्यमय खेल खेल रहे हैं। कुछ दरबारी अब भी शक करने लगे कि क्या बीरबल किसी चाल में फंसा रहा है। बीरबल ने शांति से काम संभाला। उसने रफीक को खास हुक्म दिया कि कुछ भरोसेमंद लोगों को ही योजना के बारे में बताया जाए, ताकि दरबार में अफवाहें फैलें पर भरोसा टूटे नहीं। रफीक ने माहिराना ढंग से कुछ लोगों को चुना, जिसमें पुराने सेनापति, कुछ गरीब महिला जो बीरबल की मददगार थी, और एक बूढ़ा व्यापारी शामिल थे। गुलजार ने महल के पिछवाड़े पर रोज गीत का अभ्यास शुरू किया। उसकी मधुर आवाज धीरे धीरे गांव तक पहुंचने लगी। लोगों ने कहा, कहानी में तो कुछ सच्चाई है, और नफीस धीरे धीरे बाहर निकला। पहली मुठभेड़, नफीस की जांच। 1-2 सप्ताह के भीतर ही नफीस की सूझबूझ रंग लाई। उसने छोटी छोटी हरकतें शुरू की। कुछ सिपाहियों की छायाएं असामान्य ढंग से अलग थलग दिखीं, और रात में दर्पणों के पास हवा का रुख अजीब हो गया। एक रात हसन ने दर्पण को महल की बड़ी दालान में लगवा दिया। वह असल में नकली दर्पण की सबसे पहली परीक्षा थी। बीरबल ने कह दिया कि आज रात एक बड़ा जश्न चांदनी रखा जाएगा, जहां गुलजार गाएगी और अकबर, नकली अकबर, ठहाके लगाएगा। और नफीस को आकर सबको देखना होगा।
रात में मंच जला। गुलजार ने अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी कव्वाली में एक ऐसी पहेली थी कि हवा में कुछ टूटता सा लगा। लोग रोमांचित थे। तभी दर्पण की सतह हिलने लगी और धुएं के बीच से एक साया शक्ल उभर आई, पर वह अब न तो केवल दर्पण में थी और न ही स्थिर, उसकी आंखों में वह पुराना दर्द तैर रहा था। नफीस ने आकर धीरे से दर्पण को छुआ, पर उस क्षण हसन के पीछे झांके हुए कुछ रस्सियां झट से कसीं और दर्पण के पीछे का जाल सक्रिय हो गया। नफीस ने गुस्से में दर्पण से हाथ हटाया, पर उसी वक्त रफीक ने एक संकेत दिया और महल के कुछ सिपाही तेजी से कूदकर आए। पर नफीस गायब हो गया। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, वह पकड़ा नहीं गया, पर मैंने एक छोटी सी छेड़छाड़ की, हमारी असली चाल अभी बाकी है। पर तभी एक दूसरा झटका आया। महल में फुसफुसाहट बढ़ने लगी कि हसन का संपर्क कुछ संदिग्ध लोगों से है जो पुरानी कबीलों से जुड़े थे। कुछ लोगों ने देखा कि हसन रफीक के साथ देर रात गुफ्तगू करता। यह बात बीरबल के कान तक पहुंची और उसने तुरंत हसन को बुलाकर पूछा, क्यों रातों रात तुम संदिग्ध लोगों से मिलते हो? हसन ने आंखें झुकाकर कहा, बीरबलो आगा, मैंने कुछ पुरानी शीशों की तलाश में उन लोगों से बात की, पर मेरा दिल साफ है, मैं बस दर्पण बनाता हूँ। बीरबल ने गहरी सांस ली, पर अंदर ही अंदर उसे शक हुआ कि हो सकता है कि नफीस के साथी महल में भी हों और यही बात जोखिम को और बड़ा कर देगी। अकबर ने बीरबल को डटकर कहा, अब हमें हर तरफ से सतर्क रहना होगा। जाल बड़ा है पर दुश्मन भी बड़ा चाला। बीरबल ने ठान ली, हम दुश्मन की चाल से भी एक कदम आगे रहेंगे। महल की रातें अब और भी बेचैन करने लगी थीं। बीरबल के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। जो खेल वह समझ रहा था कि महल और अकबर तक सीमित है, दरअसल उसकी जड़ें पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थीं। रफीक दौड़ता हुआ बीरबल के कमरे में आया और धीरे से कहा, हुजूर, मुझे एक रहस्यमयी खबर मिली है। नफीस अब महल पर नहीं रुका, उसने अपनी नजरें पूरे राज्य की ओर बढ़ा दी हैं। वह एक बड़ा साया तूफान लाना चाहता है जिससे पूरा राज्य अंधकार में डूब जाए। अकबर को खबर दी गई। वह गुस्से और हैरत में बोले, पूरा राज्य? क्या छाया से भी कोई फौज बनाई जा सकती है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ छाया का खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का खेल है। नफीस जनता को यह यकीन दिलाना चाहता है कि उनकी किस्मतें उसकी परछाई से बंधी हैं। जब लोग यकीन कर लेंगे तो उनकी छाया खुद उसके इशारों पर चलने लगेगी। यह जादू से भी ज्यादा खतरनाक है। रहस्य खुलता है। रफीक ने बताया कि उसने गुप्त रूप से नफीस की एक सभा देखी। वहां नफीस ने कहा था, अकबर की छाया अब मेरे पास है, और जब बादशाह की छाया मेरे काबू में होगी तो पूरा साम्राज्य अपने आप झुक जाएगा, क्योंकि हर प्रजा की परछाई बादशाह से जुड़ी है। गुलजार ने ये सुनकर कांपते हुए कहा, मतलब अगर उसने बादशाह को पूरी तरह काबू कर लिया तो पूरा राज्य उसकी छाया में जीने लगेगा। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। बीरबल, अब तो ये निजी खेल नहीं रहा, ये मेरी प्रजा की जान का सवाल है। बीरबल ने धीरे धीरे चलते हुए कहा, हाँ जहांपना। और यही उसकी असली चाल थी। वह हमें व्यक्तिगत जाल में उलझा रहा था ताकि हम समझ ही न सकें कि खेल राज्यव्यापी है। अब हमें उसकी असली चालाकी का जवाब देना होगा। बीरबल ने 3 कदम उठाने का प्रस्ताव रखा। एक, प्रकाश का शहर, राजधानी के मुख्य चौराहों पर हजारों दिए एक साथ जलाए जाएंगे ताकि छाया का दबाव कम हो। 2, जनता की आस्था, गुलजार को एक नया गीत गाना होगा,
ऐसा गीत जिसमें जनता को यकीन दिलाया जाए कि उनकी परछाई उनकी अपनी है, किसी तांत्रिक के बस की नहीं। 3 छल और जाल। हसन और रफीक की मदद से नकली छाया दर्पण पूरे महल में फैला दिए जाएंगे। असली दर्पण को गुप्त रूप से सुरक्षित रखा जाएगा और नफीस को नकली दर्पण के सामने खींचा जाएगा। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, ये योजना सुनने में आसान लगती है, पर जब वह हमला करेगा हमें सब कुछ खोने का खतरा रहेगा। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, जहांपनाह, असली जीत तब होती है जब डर के बावजूद आदमी टिके। नफीस को हमें वहीं हराना है जहां वह खुद को सबसे ताकतवर समझता है, उसकी छाया की दुनिया में। जब राज्य भर में अफवाह फैली कि नफीस की छाया किसी भी आदमी को अपने काबू में कर सकती है, तो लोग घरों से निकलना बंद करने लगे। बाजार खाली हो गए, बच्चे रोने लगे और कुछ गांव वालों ने तो अपने घरों की छतों पर दर्पण लटकाने शुरू कर दिए ताकि छाया पकड़ में न आए। अकबर इस नज़ारे को देखकर दुखी हो गए। मेरी प्रजा डर से जी रही है। बीरबल, क्या हमारी योजना सचमुच काम करेगी? बीरबल ने जनता को इकट्ठा किया और चौराहे पर जाकर कहा, ए लोगों, डर की छाया हमेशा बड़ी लगती है, लेकिन सच की रोशनी सामने आए तो वही छाया मिट जाती है। याद रखो, छाया तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जब तक तुम मानोगे नहीं, कोई छाया तुम्हें बांध नहीं सकती। फिर गुलजार ने अपना गीत गाया, छाया अपनी, उजाला अपना, ना कोई छीन सके अपना सपना। भीड़ ने गुनगुनाना शुरू किया। लोगों की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद चमक उठी। लेकिन जैसे ही दियों का महोत्सव शुरू हुआ, नफीस का पहला बड़ा हमला हुआ। आसमान अचानक काला हो गया, हवा में अजीब सी गंध फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, देखो, हमारी छायाएं जमीन से उठ रही हैं। वास्तव में लोगों की परछाइयां धुंध की तरह उठकर हवा में लहराने लगीं। कई लोग बेहोश होकर गिर गए। अकबर ने तलवार उठाई, पर तलवार से छाया काटी नहीं जा सकती थी। बीरबल चिल्लाए, सब नकली दर्पणों की ओर भागो, जल्दी। सिपाही और लोग नकली दर्पणों की तरफ भागे। जैसे ही छाया उन दर्पणों से टकराई, वह वहीं अटक गई। नफीस हैरान रह गया। वह गरजकर बोला, बीरबल, तूने मेरे खेल को तोड़ने की कोशिश की। अब देख, मैं तुझे तेरी ही परछाई में कैद कर दूंगा। नफीस ने अपना हाथ उठाया और अचानक बीरबल की ही छाया जमीन से अलग होकर दीवारों पर चढ़ने लगी। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने हड़बड़ाकर कहा, बीरबल, सावधान। पर बीरबल हंस पड़े, नफीस, तू सच में चतुर है, पर भूल गया कि छाया उसी का साथ देती है जो अपने मन में अंधकार रखता है। मेरा दिल सच्चा है, इसीलिए मेरी छाया मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी छाया वापस पैरों के नीचे लौट आई। नफीस की आंखें फैल गईं। बीरबल ने अकबर और सिपाहियों को इशारा किया, अब समय आ गया है असली दर्पण का। जब नफीस सामने आएगा तो उसे इसी में कैद किया जाएगा। पर याद रखना, वह आखिरी पल में हमें धोखा देने की कोशिश करेगा। हमें डिगना नहीं है। अकबर ने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, अब चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, हम उसे मिटाकर रहेंगे। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारी और उसमें से एक छोटा दर्पण निकाला, वही असली दर्पण जिसे हसन ने गुप्त रूप से तैयार किया था। रात का अंतिम पहर था। आसमान पर बादल ऐसे मंडरा रहे थे मानो किसी महायुद्ध के साक्षी बनने आए हों। महल की छतों पर हजारों दिए जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे डर भी उन्हें छू रहा हो। महल की विशाल दालान में अकबर और बीरबल खड़े थे। उनके सामने था नफीस।
उसका चेहरा अब पूरी तरह साये से ढक चुका था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। नफीस ने गरजते हुए कहा, अकबर, अब तेरा राज खत्म। तेरी छाया मेरे पास है और तेरे लोग मेरे काबू में। बीरबल की चालाकियां अब काम नहीं आएंगी। आज रात पूरा साम्राज्य मेरे अंधकार में ढल जाएगा। अकबर ने तलवार उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, नफीस, बादशाहत तलवार से नहीं, दिलों से चलती है। और मेरे लोगों का दिल मेरे साथ है। तेरा अंधेरा कभी उजाले को नहीं निगल पाएगा। बीरबल आगे बढ़े। नफीस, तू भूल रहा है कि छाया कभी अपने असली मालिक को छोड़ नहीं सकती। तूने बस लोगों के डर को पकड़ रखा है, असली छाया को नहीं। आज तेरा सच सामने आएगा। नफीस ने दोनों हाथ उठाए। अचानक महल की दीवारों से हर इंसान की छाया अलग होकर घूमने लगी। सैकड़ों परछाइयां हवा में चिल्लाने जैसी आवाजें करने लगीं। सिपाही डरकर गिर पड़े। दिए एक एक करके बुझने लगे। पूरा महल काला हो गया। बस नफीस की आंखें चमक रही थीं। देखा, नफीस ने ताना मारा, अब तेरे पास रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा है। अकबर और बीरबल के चारों ओर छायाएं लिपटने लगीं। लेकिन बीरबल हंस पड़े। नफीस, तूने एक बात भूल की, जितनी गहरी छाया होती है उतनी ही तेज रोशनी उसके पास होती है। उन्होंने इशारा किया। गुलजार ने छत पर खड़े होकर अपना गीत शुरू किया। उसकी आवाज अंधेरे को चीरती चली गई। रोशनी अपनी है, साया अपना है। दिल में सच्चाई हो तो डर किस बात का है। लोगों की भीड़ भी गाने लगी। और जैसे ही उन्होंने गाया, कई छायाएं वापस अपने मालिकों के पैरों में लौटने लगीं। नफीस चीख उठा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी मौके पर बीरबल ने अपनी पगड़ी से वह छोटा असली दर्पण निकाला। वह साधारण शीशा नहीं था, उसकी परतों में हसन ने सोने और रेशमी धागों का ऐसा जाल बुना था कि कोई भी छाया उसमें फंसकर लौट न सके। बीरबल ने दर्पण अकबर को दिया। जहां पनाह, इसे सामने रखें। नफीस की असली छाया इसी में कैद होगी। अकबर ने तलवार एक हाथ में और दर्पण दूसरे हाथ में थाम लिया। नफीस अकबर पर झपटा। जैसे ही उसकी छाया अकबर पर गिरी, दर्पण की सतह चमक उठी। पूरा महल सुनहरी रोशनी से भर गया। नफीस की छाया दर्पण में खींचने लगी। वह चीखा, नहीं, मुझे बंद नहीं कर सकते। पर बीरबल ने तेज आवाज में कहा, नफीस, हर छाया को अपने सच का सामना करना पड़ता है। और तेरी सच्चाई, तेरी नफरत, यही तुझे कैद करेगी। दर्पण की सतह में नफीस की परछाई पूरी तरह समा गई। उसका शरीर कांपा और धुएं की तरह बिखरकर हवा में गायब हो गया। आखिरी बार उसकी चीख गूंजी, मैं लौट आऊंगा। फिर सब शांत हो गया। दालान में रोशनी लौट आई। दिए फिर जलने लगे। लोगों की छायाएं वापस जमीन पर टिक गईं। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी चतुराई और हिम्मत ने फिर एक बार हम सबको बचा लिया। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहां पनाह, जीत रोशनी की हुई है और ये रोशनी जनता की आस्था से आई है। अगर लोग डर मान जाते तो हमारी कोई योजना काम नहीं करती। अगले दिन राजधानी में हजारों दिए जलाए गए। लोग गाते हुए निकले, छाया झूठी, उजाला सच्चा। दिल से जीते, डर से हारा। गुलजार का गीत अब हर गली में गूंजने लगा। हसन ने वह असली दर्पण लोहे के संदूक में बंद कर दिया और उसे जमीन के गहरे तहखाने में दबा दिया गया। अकबर ने बीरबल को दरबार में सम्मानित करते हुए कहा,
आज से यह दिन सिर्फ हमारी जीत का नहीं बल्कि रोशनी के त्योहार का होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और हिम्मत उसे हराती है। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, पर हर बार जब कोई दीपक जलता है अंधेरा पीछे हट ही जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि वह दीपक बुझने न पाए। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, और जब तक हमारे पास तुम्हारा दिमाग और जनता का भरोसा है वह दीपक कभी नहीं बुझेगा। महल गूंज उठा और इस तरह अकबर और बीरबल ने छाया का सबसे रहस्यमयी खेल जीत लिया।